अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इस जहाज़ में हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉनसन। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज़ को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप है, 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है उसे बनाने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। इस ज़माने में शिप को बनाने की कास्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $500 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां और नेटवुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम और एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है। वाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है वहाँ पर आइस मौजूद है, यानी बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो ख़तरा हैं इस जहाज़ के लिए। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समंदर से गुजरने वाले जहाज़ अक्सर अपने आसपास वाले जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं समंदर के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेज़ी से ये जहाज़ आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू उन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, दर्जा हरारत नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में ख़ास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मून लाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज़ नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफार्म जो काफ़ी हाइट पर होता है, लुक आउट पॉइंट कह सकते हो, जहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज़ के क्या आ रहा है वो नज़र रखते रहें। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही। तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज़ रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थीं, ऊपर से रात का वक्त था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लेट नाम का एक बंदा उस क्रूज़ नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को पैगाम देते हैं कि जहाज़ को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज़ जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है।
ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वज़न 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव जहाज़ के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज़ का, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने का ये वाला एरिया होता है। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और इसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज़ आइसबर्ग के साथ घसीटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। अब शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ़ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। आप फ्रिज में रखी बर्फ़ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ, इससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ़ का पहाड़, उसका खुद का वज़न कितना होगा। अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर दरख्त से टकराकर पूरा चिकनाचूर हो सकती है। क्योंकि ये इतना बड़ा था, उसने टाइटैनिक जहाज़ को बुरे तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूस फ़ौरन पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज़ को कितनी चोट पहुंची है इस इम्पैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जहाज़ तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गए इस चीज़ को देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज़ के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज़ के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज़ की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी हैं, जहां पर अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है वो हल से इसे 16 अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज़ तैरते रहेगा, जहाज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ, तो वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी, और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे, इनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज़ को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज़ भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्टेंस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज़ होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं। कोई तो जहाज़ होगा आसपास जो सुन लें हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 पर RMS कारपेंथिया, एक जहाज़ जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज़ को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ, हम इन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज़ पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज़ बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स प्लेयर्स और रॉकेट्स चलाते हैं हवा में इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेंथिया जहाज़ के अलावा किसी और जहाज़ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इस बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब एवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के मुताबिक औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में लोड करने की। जहाज़ में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ज़्यादातर पैसेंजर्स ये मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज़ है, क्योंकि फ़िक्र करने की बात ही नहीं है। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कहे जा रही थी
तो हाँ, हम टकरा गए होंगे आइसबर्ग से, लेकिन जहाज़ नहीं डूबने वाली। इसी रीज़न से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई, इसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग इस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज़ अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि एक्चुअली में जहाज़ डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो ज़बरदस्त क्याओस हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भर चुका था जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। उसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए पीछे से। जब जहाज़ का टिल्ट इतना ज़्यादा हुआ तो पूरे तरीके से हड़बड़ मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी जहाज़ पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं जिस पर 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज़ में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज़ में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इसी के औस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश की थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने नसीब को मान लिया था और वो जहाज़ में ही रुके रहे। आई विटनेसेस के मुताबिक करीब 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज़ को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज़ पर मौजूद थे वो या तो जहाज़ के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है एंड तक अपने व्हील पर ही बने रहे और जहाज़ के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, गोली चलाकर अपने ऊपर। RMS कारपेंथिया जहाज़ जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो उस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के बीच, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज़ पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट में लोग निकल गए थे, जहाज़ से करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज़ सक्सेसफुली बचा लेता। टाइटैनिक के डिज़ास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज़ हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इस रात एक और जहाज़ मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। इस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था मुहतात रहना, इस समंदर में बहुत से आइसबर्ग्स हैं जहां पर। उसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज़ में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज़ रात के लिए रुक गया था। वो समंदर में आगे नहीं चलना चाह रहा था, ख़तरे को देखते हुए, ख़तरे को समझते हुए। जहाज़ को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीज़न थी कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज़ तक। लेकिन ये जहाज़ एक्चुअली में टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो होराइज़न पर इस कैलिफोर्नियन जहाज़ को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो, एक जहाज़ दूर दिखने लग रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज़ तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज़ पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था। इस जहाज़ से निकलते हुए टाइटैनिक से उन्होंने अपनी कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था।
लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज़ पर, उन्होंने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर इस रात कैलिफोर्नियन जहाज़ के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहाँ पर पहुँचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज़ पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज़ जो की गई थी, इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर के पीछे सिर्फ उस एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियाँ थी। लाइफ बोर्ड्स वाला, जैसे मैंने बताया, सफिशेंट लाइफ बोर्ड्स रखी ही नहीं गई थी क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज़ बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज़ तो कभी नहीं डूब सकता, या हमें लाइफ बोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोचकर इस जहाज़ पर क्या ज़रूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज़ है। अगली बड़ी गलती थी स्ट्रिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की। इस रात जब ऊपर से पैगाम आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि जहाज़ को एक्चुअली में लेफ़्ट साइड की सिमत टर्न कर लो, लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचन्स ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज़ को राइट की तरफ मोड़ दिया। लेकिन ये तो उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है, इस जगह पे आराम से चलो, ध्यान रख कर चलो, लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था जहाज़। ऐसा क्यों था? क्योंकि कैप्टन ने स्पीड को यहाँ स्लो नहीं किया। इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज़ को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सकें कि जहाज़ टाइटैनिक न सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर के 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग्स हैं, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया, अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता चले, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जहाज़ की स्पीड स्लो हो। इस एक डिज़ास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए जिससे ऐसे डिज़ास्टर फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग्स उनके पास में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS एक ट्रीटी साइन की गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज़ हैं उन पर सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो लीकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज़ डूबा, उस जहाज़ को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया। ये सिर्फ सितंबर 1985 में ही था। एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट, एक फ्रेंच ओशिएनोग्राफर, उन्होंने जाकर टाइटैनिक को समंदर के नीचे ढूंढा। समंदर के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी लीकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, इन्वायरमेंट ने इसे आहिस्ता आहिस्ता हीरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक
ये शिप पूरी तरीके से गायब होकर पानी के अंदर हल हो जाएगी। लेकिन आज के दिन 120 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के दिल में अभी भी जारी है।